प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर नंबर 1 को लेकर हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 6 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट 6 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 1.7 टू 1.12 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 1.7। तो 1.7 की स्टेटमेंट क्या है? हाउ वुड बी द रीडिंग्स डिफर इफ द स्क्रू गेज इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर्स टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए ग्लास प्लेट। देखिए, अगर आप एक ग्लास प्लेट लेते हैं उसकी थिकनेस मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की बजाय स्क्रू गेज से तो क्या डिफरेंस होगा। यानी इनफैक्ट ये हमसे पूछना ये चाह रहा है कि अगर आप एक ग्लास प्लेट की थिकनेस वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं और स्क्रू गेज से भी मेजर करते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए, जो वर्नियर कैलिपर्स है उसका लीस्ट काउंट अभी आपने पढ़ा है कितना है 0.1 मिलीमीटर, यानी ये 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले तो जो एक पार्ट बनता है उसको ये मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर्स, इसलिए इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 मिलीमीटर। और जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट आपके पास होता है 0.01 मिलीमीटर। वो 100th ऑफ ए मिलीमीटर को मेजर कर लेता है, यानी 1 मिलीमीटर लेंथ को अगर आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो जो एक पार्ट है उसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मेजर कर सकता है। तो यहां से एक बात तो पता चली कि वर्नियर कैलिपर्स जो आपको रीडिंग देगा उसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट होगा अगर मिलीमीटर में आप मेजर कर रहे हैं तो। और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये सिर्फ स्क्रू गेज भी कहते हैं, ये आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स देगा अगर आप मिलीमीटर में ले रहे हैं। पहली सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। इसका मतलब है कि जो रीडिंग आप वर्नियर कैलिपर से लेंगे वो कम प्रिसाइज होगी और जो आप स्क्रू गेज से लेंगे वो वर्नियर कैलिपर्स की बनिस्बत ज़्यादा प्रिसाइज होगी। अब यहाँ पर वही आंसर हमने लिख दिया है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, एक डायरेक्ट आंसर किया है, अ स्क्रू गेज वुड शो मोर प्रिसाइज रीडिंग देन ए वर्नियर कैलिपर्स। वो कह रहे थे ना कि क्या डिफरेंस होगा रीडिंग में, तो हमने लिख दिया है कि स्क्रू गेज वाली जो रीडिंग होगी वो ज्यादा प्रिसाइज होगी वर्नियर कैलिपर्स से। वो भी यही पूछा था ना कि स्क्रू गेज इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो आपने भी उसी फॉर्म में आंसर करना है। स्क्रू गेज पहले लिखना है, वर्नियर कैलिपर्स बाद में लिखना है और यही बताना है कि स्क्रू गेज वुड शो मोर प्रिसाइज रीडिंग। और उसने क्यों क्वेश्चन में वुड यूज किया तो आप भी आंसर में वुड ही यूज करेंगे। और स्क्रू गेज वुड शो मोर प्रिसाइज रीडिंग, यानी स्क्रू गेज जो है ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग शो करेगा देन ए वर्नियर कैलिपर्स। अब प्रिसीजन क्या चीज है ये तो मैंने एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाले लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में समझाई हुई है। फिर इसका रीजन क्या है कि क्यों ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग शो करेगा स्क्रू गेज। यहां पर हम लिखा है स्क्रू गेज मेजर्स विद हायर प्रिसीजन। जाहिर है हायर प्रिसीजन के साथ मेजर करता है क्योंकि उसका लीस्ट काउंट जो है वो स्मॉल है 0.01 मिलीमीटर, जैसे अभी पहले मैंने आपको बताया है। एंड यूजेस अ रैचेट स्टॉप मैकेनिज्म टू अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन ग्लास प्लेट। अब ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखिए, ये है हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। यहाँ पर मैं इसको जरा ओपन करता हूँ, ये यहाँ से ओपन करके ये एनविल और स्पिंडल के दरमियान आप ग्लास प्लेट को प्लेस करते हैं। लेट्स से यह हमारे पास एक ग्लास प्लेट हम इसको कंसिडर करते हैं। इसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, इस रैचेट की मदद से टाइट करेंगे। ये जिस पार्ट को मैं अभी घुमा रहा हूँ वो रैचेट है। अभी यहाँ पर ये क्लिक्स की साउंड आ रही है। ये साउंड क्या इंडिकेट करती है कि ये कंप्लीटली टाइट हो चुका है और ये एक्स्ट्रा टाइटनिंग को प्रिवेंट करती है। इसका मतलब है कि जो रैचेट स्टॉप मैकेनिज्म है ये चीज ये यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करता है ग्लास प्लेट, यानी एनवेल और स्पिंडल के दरमियान आपने जो भी चीज प्लेस की हुई है उस पर ये यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करेगा जिसकी वजह से ह्यूमन एरर कम होगा। कि अगर हम इसको एक्स्ट्रा टाइट कर दें बहुत ज्यादा तो जाहिर है वो रीडिंग में एरर आ जाएगा, बट क्योंकि रैचेट स्टॉप मैकेनिज्म है इसलिए एक्स्ट्रा टाइट हो ही नहीं सकता और ह्यूमन एरर नहीं आएगा।
जबकि दूसरी तरफ वर्नियर कैलिपर्स हैज लोअर प्रिसिजन। ज़ाहिर है वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट थोड़ा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से बड़ा है, 0.1 मिलीमीटर है, उसका 0.01 मिलीमीटर था, तो इसकी प्रिसिजन लोअर होगी एज कंपेयर टू स्क्रू गेज के निस्बत, एंड रिलाइज ऑन मैनुअल अलाइनमेंट। ये मैनुअल अलाइनमेंट पर जो है वो रिलाई करता है, विच में इंट्रोड्यूस स्लाइट एरर। देखिए अब अगर मैं इन जार्स के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ, लेट से वही ग्लास प्लेट में प्लेस करता हूँ, आप सपोज कर लें ग्लास प्लेट है, अब मैं इसको जब टाइट करूंगा इस तरफ से, तो जाहिर है मैं इसको एक्स्ट्रा टाइट भी कर सकता हूँ। जब ज्यादा टाइट हो जाएगा तो रीडिंग में एरर आएगा, बिकॉज ये मैनुअल अलाइनमेंट है। इसमें तो क्या था, ऑटोमेटिक था, वो खुद ही क्लिक्स की साउंड आना स्टार्ट हो जाती है, बट इसमें क्योंकि मैनुअल अलाइनमेंट है ज्यादा टाइट भी हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत एरर्स भी आ सकते हैं। इसका मतलब है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हम जो मेजरमेंट लेंगे उसमें एरर भी कम होगा, और वर्नियर कैलिपर से हम जो मेजरमेंट लेंगे उसमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की वजह से थोड़ा ज्यादा एरर होगा। जाहिर है ये भी तो इन रीडिंग के दरमियान एक डिफरेंस होगा। और दूसरा डिफरेंस प्रिसिजन वाला है, एक एरर वाला डिफरेंस और एक प्रिसिजन वाला डिफरेंस। अब हमने यहाँ पर एग्जांपल भी दे दिए। स्क्रू गेज से अगर आप ग्लास प्लेट की थिकनेस मेजर करते हैं तो लेट से आपके पास आती है 1.23 मिलीमीटर, और वर्नियर कैलिपर से आप उसी ग्लास प्लेट की थिकनेस मेजर करते हैं तो लेट से आपके पास आती है 1.2 मिलीमीटर। देखिए इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। जब 2 डिजिट्स हैं तो ये मोर प्रिसाइज होगा, जब 1 डिजिट है तो ये लेस प्रिसाइज होगा। तो ये है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से ली गई रीडिंग्स का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.8। तो क्वेश्चन नंबर 1.8 की स्टेटमेंट क्या है, राइट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। देखिए आपने सॉलिड सिलेंडर की लेंथ की करेक्ट रीडिंग बतानी है। अब सॉलिड सिलेंडर किस तरह का है, इस तरह का एक सॉलिड सिलेंडर है, उसको वर्नियर कैलिपर्स के जार्स के दरमियान इस तरह से प्लेस किया गया है। प्लेस करने के बाद मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो अलाइनमेंट है वो कुछ इस तरह से है, आपको पिक्चर में शो कर दी गई है, और साथ ये भी कहता है इफ देयर इज एन एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर, यानी वर्नियर कैलिपर्स को कंप्लीटली क्लोज करने पर ये वाला एरर आ रहा है प्लस 0.02 सेंटीमीटर। इसको भी आपने रीडिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है और फाइनल करेक्ट रीडिंग निकालनी है। जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएं कि आपने उनमें कोई चीज फाइंड करनी हो, यानी कोई चीज कैलकुलेट करनी हो, जिस तरह यहाँ पे अब आपने लेंथ फाइंड करनी है, तो उसमें आप आंसर की हेडिंग लगा के पहले 1-2 लाइंस छोड़ देंगे। पहले आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशंस है वो हम एक्सप्लेनेशन में करेंगे, और फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसको उठाकर आप स्टार्ट में भी लिख देंगे। क्योंकि जब आप स्टार्ट में आंसर लिख देते हैं वहीं से एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे ने आगे क्या किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है ताकि आंसर लिख लूँ। अब क्या करना है कि यहाँ से रीडिंग नोट करनी है, यानी लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर नोट करनी है। तो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग नोट करने का तरीकाकार क्या है, उसका तरीकाकार यह है कि सबसे पहले आपने मेन स्केल की रीडिंग नोट करनी होती है। ये ऊपर मेन स्केल है आपके पास, उसके बाद आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करनी होती है, ये नीचे आपके पास वर्नियर स्केल है। तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फिगर, यानी तस्वीर से हमें क्या मिल रहा है, मेन स्केल रीडिंग। सबसे पहले हमने क्या नोट करनी है, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू। अब मेन स्केल की रीडिंग यहां से क्या आ रही है, मेन स्केल की रीडिंग नोट करने के लिए आपने देखना है कि वर्नियर स्केल का जो 0 है वो ऊपर मेन स्केल पर कहां पे कोइंसाइड कर रहा है। देखिए अब वर्नियर स्केल का 0, ये वाली जो लाइन है ये वर्नियर स्केल का 0 है, ये आपके पास 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी ये जो डब्बे की स्टार्टिंग वाली लाइन है ये 0 को इंडिकेट कर रही है, और इस डब्बे की एंडिंग वाली जो लाइन है वो 10 को इंडिकेट कर रही है। अब 0 से ऊपर आपने देखना है कि 0 से पहले मेन स्केल की कितनी डिवीजन्स हैं। यहां तक 2 सेंटीमीटर बन रहा है, ये 2.1 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 2.5, 2.6, यानी इस वर्नियर स्केल के 0 से पहले मेन स्केल पर 2.6 सेंटीमीटर रीडिंग आ रही है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 2.6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या नोट करनी है, वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करनी है। तो नीचे क्या लिखेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी भाई, आपने देखना है कि वर्नियर स्केल की कोई भी लाइन मेन स्केल की किसी भी एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है
तो देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है ये 1 ये नहीं कोइंसाइड कर रही, 2 नहीं कर रही, 3 नहीं कर रही, 4 भी नहीं कर रही, 5 भी नहीं कर रही, 6 भी नहीं कर रही, 7 भी, 8 भी, और 9th लाइन जो है ये एग्जैक्टली ऊपर वाली एक लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल की जो डिवीजन आ रही है हमारे पास, ये वर्नियर स्केल रीडिंग वो 9 नंबर डिवीजन है, यानी 9वीं डिवीजन हमारे पास आ रही है वर्नियर स्केल की रीडिंग से। अब हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है, नीचे हम लीस्ट काउंट लिख लेते हैं। लीस्ट काउंट यानी वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो किसकी इक्वल है। देखिए लीस्ट काउंट का हमने फार्मूला लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। देखिए स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल क्या है, यहां से यहां तक वो कितनी बनती है 0.1 सेंटीमीटर। देखिए स्मॉलेस्ट रीडिंग फर्स्ट डिवीजन तो ये है ना, ये 1 सेंटीमीटर है। जब 1 सेंटीमीटर को आप ये कितनी डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे डिवाइड करेंगे 1 सेंटीमीटर को, तो आपके पास क्या आएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट रीडिंग मेन स्केल पर कितनी है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, आपने देखना है कि वर्नियर स्केल पर कुल कितनी डिवीजन है, तो 10 डिवीजन है, 10 से डिवाइड कर दें। यहाँ पर आपके पास लीस्ट काउंट क्या आ जाता है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब है यहाँ पर हम लीस्ट काउंट वाले सेक्शन में लिख देंगे 0.01 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये ऑब्जर्व लेंथ होगी सॉलिड सिलेंडर की, करेक्ट नहीं होगी क्योंकि हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम वो लिखते हैं, जब आपके पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाए तो ऑब्जर्व रीडिंग यानी वो जो सिलेंडर की लेंथ है जो आपने ऑब्जर्व की है उसका फार्मूला क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। जाहिर है ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे 2.6 यानी मेन स्केल की रीडिंग 2.6 यहां पर पुट कर देंगे सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है 9 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। अब 9 को जब आप 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.09 सेंटीमीटर। तो अगर इसको आप ऐड करें 2.6 सेंटीमीटर प्लस 0.09 सेंटीमीटर तो आपके पास आंसर आता है 2.69 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ सिलेंडर की आपने ऑब्जर्व किया है यहां से वो कितनी है 2.69 सेंटीमीटर। आप इसी फिगर को अपनी बुक से भी देखें तो वहां पर भी आपको एग्जैक्ट यही फिगर मिलेगी जिसमें वर्नियर स्केल की 9th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। ऑब्जर्व लेंथ फाइंड करने के बाद अब आपने जाहिर है इसमें जो एरर है वो भी तो लिखना है। तो आपके पास एरर कितना था प्लस 0.02 सेंटीमीटर। इस मेजरमेंट में एरर है, इस मेजरमेंट को आपने करेक्ट करना है तो किस तरह से करेंगे, देखिए प्लस 0.02 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो एरर है वो पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे जीरो एरर इज पॉजिटिव। सिंस जीरो एरर इज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है तो जो जीरो करेक्शन है वो नेगेटिव होगी। ये बात आपने याद रखनी है, जब जीरो एरर पॉजिटिव हो तो उसको आप ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट या ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर जीरो एरर नेगेटिव हो तो फिर आप उसको ऑब्जर्व्ड रीडिंग में ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अब ये पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। इससे हमने लिखा है कि सिंस जीरो एरर इज पॉजिटिव सो जीरो करेक्शन इज नेगेटिव। तो करेक्ट लेंथ क्या हो जाएगी ऑब्जर्व्ड रीडिंग, यानी ये जो रीडिंग आपने ऑब्जर्व की है माइनस जीरो एरर, यानी ये जो जीरो एरर है इसको आप अंदर से सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फिर आप क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितनी है 2.69 सेंटीमीटर, 2.69 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर क्या है आपके पास प्लस 0.02, तो हमें सबट्रैक्ट करना है तो 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2.69 में से आप 0.02 माइनस करें तो आपका पास आंसर आता है 2.67 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड भी साथ ही लिख दें करेक्ट लेंथ, क्योंकि लेफ्ट साइड भी अगर साथ लिखी हुई हो तो जो आपकी राइटिंग है वो थोड़ी प्रोफेशनल लगती है वहां पर। तो यहां से फिर हमें क्या पता चला, सो द करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 2.67 सेंटीमीटर। तो यहां पर नीचे लिख दें हेंस द करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ, द करेक्ट रीडिंग of the length of a solid cylinder is, तो कितनी है आपके पास
2.67 सेंटीमीटर। अब यही जो सेंटेंस है यहाँ हेंस को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक, उसको आपने आंसर में भी लिख देना है। स्टार्ट में कैसे लिखेंगे, क्यों पूछे थे ना, राइट द करेक्ट रीडिंग, तो आप लिखेंगे द करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज, वो आपके पास कितनी है 2.67 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिख दें 2.67 सेंटीमीटर। ये है इसका प्रॉपर आंसर लिखने का तरीका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1.9। तो क्वेश्चन नंबर 1.9 की स्टेटमेंट क्या है, देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज। देखिए ये जो स्क्रू गेज है इसके ऊपर ये एक सर्कुलर स्केल है इस तरह का, कह रहा है कि इस स्केल पर आपके पास टोटल 50 डिवीजन्स हैं। इफ द हेड ऑफ द स्क्रू गेज इज गिवन 10 रेवोल्यूशंस। अब हेड या थिम्बल ये कौन सा पार्ट है, ये देखिए जिसको अभी मैं रोटेट करवा रहा हूं, ये थिम्बल ऑफ द स्क्रू गेज कहलाता है या हेड ऑफ द स्क्रू गेज। कहते हैं कि अगर इसको 10 रेवोल्यूशंस दें तो क्या होगा, देन स्पिंडल एडवांसेस बाय 5 मिलीमीटर। तो ये जो स्पिंडल है ये 5 मिलीमीटर उस तरफ मूव करेगा। देयर इज आल्सो जीरो एरर। अब कह रहे हैं कि इसमें जीरो एरर भी है, किस तरह का, एज द सेकेंड डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द डेटम लाइन, कि जो सेकेंड डिवीजन है सर्कुलर स्केल की वो डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। जरा क्लोजली देखते हैं किस तरह से। यहां पर ये कह रहा है कि स्क्रू गेज को कंप्लीटली क्लोज करने पर ये जो डेटम लाइन है यहां पर ये 0, 1, 2 यानी सर्कुलर स्केल, ये वाला जो स्केल है आपके पास ये सर्कुलर स्केल है, इसकी सेकंड लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है डेटम लाइन। यहाँ पर अभी आपने देख लिया कि किस तरह जो सेकंड डिवीजन है वो डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द डेटम लाइन। और अभी आपने ये भी देखा है कि जो जीरो था वो डेटम लाइन से बिलो था। जब जीरो जो है वो डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड ना कर रहा हो, उससे नीचे हो या ऊपर हो, तो फिर हम कहते हैं कि स्क्रू गेज में जीरो एरर है, और फिर उस केस में हमें जीरो एरर कैलकुलेट भी करना होता है, जो आगे चलकर हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे। देन जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ए ग्लास स्लैब, यानी जो ग्लास स्लैब हमने एनविल और स्पिंडल के दरमियान इंसर्ट की हुई है उसकी थिकनेस कितनी है, ये हमने मेजर करनी है। और ग्लास स्लैब को एनविल और स्पिंडल के दरमियान इंसर्ट करने के बाद मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की जो अलाइनमेंट आ रही है वो आपको इस फिगर में दिखाई गई है। ये फिगर एग्जैक्टली वही है जो आपकी बुक पर बनी हुई है। एक्सप्लेनेशन में हमने सबसे पहले क्या लिखना है, देखिए क्वेश्चन में वो कह रहा था देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो हम कुछ इसी तरह की बात लिखेंगे। इट इज गिवन दैट क्या हमें गिवन है कि 50 डिवीजन्स है सर्कुलर स्केल पर, हम भी लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, यानी सर्कुलर स्केल पर जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स है वो कितनी है, इज इक्वल टू 50, यानी 50 डिवीजन्स है। यहां पर डिवीजन्स होगा। देन हमें क्या कहता है, इफ द हेड यानी थिम्बल ऑफ द स्क्रू गेज इज गिवन 10 रेवोल्यूशंस, जैसे भी मैंने आपको समझाया है, देन स्पिंडल एडवांसेस बाय 5 मिलीमीटर। एक्चुअली ये लाइन उसने इस वजह से दी है ताकि आप इजीली जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का वो कैलकुलेट कर लें। अब जो लीस्ट काउंट है उसका फार्मूला होता है स्क्रू गेज के केस में पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब पिच क्या चीज है, देखिए अगर हम थिम्बल को यहां से 1 रोटेशन दें तो स्पिंडल जितना मूव करता है दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ स्क्रू गेज। यहां पर हमें क्या कहता है 10 रोटेशंस मूव की हैं तो 5 मिलीमीटर जो है वो स्पिंडल ने मूव किया है। हमें क्या चाहिए 1 रेवोल्यूशन के लिए स्पिंडल की मूवमेंट, तो हम यहां पर लिखेंगे पिच इज इक्वल टू, पिच हमारे पास क्या हो जाएगी 5 मिलीमीटर को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। पिच क्या चीज है कि स्पिंडल ने कितना मूव किया है जब आपने यहां से थिम्बल को 1 रोटेशन दी है, तो जाहिर है
10 रोटेशंस में उसने 5 मिलीमीटर किया, तो 1 रोटेशन का आपने निकालना है, तो 5 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे, वो 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा। और ये पिच ऑफ दी स्क्रू गेज है। यहां से अब आप लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय total number of deviations on circular scale, total number of deviations on circular scale। तो लीस्ट काउंट यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50। अगर इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 0.01 मिलीमीटर। अब हमें इसका लीस्ट काउंट तो मिल गया है। सेकंड थिंग हमने क्या करनी है कि यहां से अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से रीडिंग नोट करनी है। ऑब्जर्व रीडिंग नोट करने के लिए सबसे पहले आपको मेन स्केल की रीडिंग चाहिए होगी, उसके बाद सर्कुलर स्केल की रीडिंग। क्योंकि ऑब्जर्व रीडिंग का जो फार्मूला है वो ये है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो यहां से अगर आप मेन स्केल की रीडिंग नोट करें तो वो आपके पास कितनी आ रही है, ये देखिए यहां पर 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, और नीचे वाली जो एक लाइन है वो 0.5 मिलीमीटर को शो कर रही है। जब यहां पर 1 मिलीमीटर है तो जाहिर है ये नीचे वाली लाइन 1 मिलीमीटर को दरमियान से कट कर रही है, तो ये 0.5 मिलीमीटर को शो करेगी। यहां तक हो गया आपके पास 6 मिलीमीटर, और ये नीचे वाली एक लाइन भी मिलाएं तो 6.5 मिलीमीटर। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 6.5 मिलीमीटर। देन आपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट करनी है। तो सर्कुलर स्केल में आपने ऐसी डिवीजन देखनी है जो डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही हो। अब डेटम लाइन, ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको हम डेटम लाइन कहते हैं। तो सर्कुलर स्केल की ये वाली डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, यहाँ पर 25, 26, 27, यानी 27 नंबर डिवीजन डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 27। अब आपको पता है ऑब्जर्व्ड रीडिंग का फार्मूला है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज इक्वल टू क्या होती है वो, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो यहां से फिर आपके पास ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितनी आ जाएगी, मेन स्केल की रीडिंग आप यहां पर पुट करें 6.5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग आपके पास क्या है, 27 नंबर डिवीजन को इंसाइड कर रही थी डेटम लाइन के साथ, तो लिख दे 27 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर, तो वो भी लिखते 0.01 मिलीमीटर। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो 6.5 मिलीमीटर प्लस 27 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 कितना हो जाएगा 0.27 मिलीमीटर। तो ये आपके पास यहां से आ जाएगा 6.5 प्लस 0.27 मिलीमीटर 6.77 मिलीमीटर। इसमें जीरो एरर भी है, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए वो कह रहा था सेकंड डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द डेटम लाइन। तो यहां पर आप अगेन से वही लाइन लिखेंगे, सिंस द सेकंड डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, सिंस द सेकंड डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, सेकंड डिवीजन ऑफ the circular scale coincides with the datum line, वो datum line के साथ coincide कर रही है, and zero of circular scale is below the datum line, and zero of circular scale is below the datum line, यानी वो डेटम लाइन से बिलो है। सो हमारे पास जीरो एरर क्या हो जाएगा, जीरो एरर इज इक्वल टू, देखें जब सर्कुलर स्केल का जीरो डेटम लाइन से बिलो होगा तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा, जिस तरह स्टार्ट मैंने आपको बताया था पॉजिटिव जीरो एरर है, इनटू अब जो आपको डिवीजन दी गई है वो कौन सी है, सेकंड डिवीजन 2, उसको आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 मिलीमीटर,
तो आपको जीरो एरर की वैल्यू मिल जाएगी। ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.02 मिलीमीटर, यानी इतना जीरो एरर है। देखिए जीरो एरर जब पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां पर फिर आप लिख दें, सिंस जीरो एरर इज पॉजिटिव सो जीरो करेक्शन इज नेगेटिव। तो जीरो करेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, सो जीरो करेक्शन इज नेगेटिव। तो यहां से फिर आप करेक्टेड लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, या फिर आप करेक्टेड थिकनेस लिख लें, क्योंकि वहां पर उसने थिकनेस कही थी। करेक्टेड थिकनेस इज इक्वल टू, यहां पर जो ऑब्जर्व रीडिंग थी उसमें से आप क्या करेंगे, जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव है। ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहां पर ऑब्जर्व रीडिंग क्या थी, 6.77 मिलीमीटर, लिख दें 6.77 मिलीमीटर, माइनस जीरो एरर क्या था, 0.02 मिलीमीटर, इज इक्वल टू, अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर आता है 6.75 मिलीमीटर, यानी ये करेक्टेड थिकनेस है उसकी। तो यहां से जो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब आई है वो क्या आई है, हेंस थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज 6.75 मिलीमीटर। यहां पे आप क्या लिखेंगे, हेंस द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज 6.75 मिलीमीटर। और यही सेंटेंस आपने यहां पर भी लिखना है, द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज 6.75 मिलीमीटर। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपके पास प्रॉपरली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1.10। तो क्वेश्चन नंबर 1.10 की स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज मेंट बाय आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी से क्या मुराद है, गिव वन एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल दे दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आंसर की हेडिंग लगानी है और उसके बाद जिस चीज को आपने डिफाइन करना है उसकी हेडिंग लगानी है, क्योंकि वो पूछ रहा था व्हाट इज मेंट बाय अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसलिए हमने डायमेंशनलेस क्वांटिटी की हेडिंग लगा दी है। ये क्वेश्चन को इतना कंसेप्चुअल नहीं है, जस्ट डेफिनेशन और एग्जांपल है। अब हमने यहां पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या लिखी है, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये है तो एक फिजिकल क्वांटिटी ही, डेट हैज नो फिजिकल डायमेंशंस, बट इसके कोई फिजिकल डायमेंशंस नहीं होते। इसका क्या मतलब है कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो इस फॉर्म में होगा m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 हो जाती है। तो यहां से फिर हमें ये पता चल जाएगा कि क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। सच क्वांटिटीज आर प्योर नंबर्स, ऐसी जो क्वांटिटीज हैं ये प्योर नंबर्स की फॉर्म में होती हैं, जो यूजुअली सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियोज को एक्सप्रेस कर रही होती हैं, ये मैथमेटिकल फंक्शंस को। अब हम यहाँ पर ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्ट्रेन की, तो आपको इस डेफिनेशन के बारे में सही तरीके से पता चल जाएगा। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिखी हैं मैंने, ये 2 इसलिए लिखी हैं ताकि अगर आपको एक एग्जांपल भूल जाए एग्जाम में तो आप दूसरी लिखें। सबसे पहले है स्ट्रेन। स्ट्रेन एक्चुअली क्या चीज है, देखिए आप एक रबर बैंड लें, रबर बैंड की अब कोई ना कोई ओरिजिनल लेंथ होगी, जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा। स्ट्रेन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ पर डिवाइड कर दें तो वहां से आपको स्ट्रेन मिल जाती है। अब यहां पर अगर आप देखें तो ऊपर वाली क्वांटिटी भी लेंथ है, नीचे वाली भी लेंथ है, इट्स मीन न्यूमरेटर में भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो ऑब्वियसली इसके डायमेंशन सेम होंगे, लेंथ। इस तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एल को इनक्लोज कर देंगे। यहां पर जरा थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेन अगर हम लिखें तो ये एल ओवर एल हो जाएगा। यहां पर क्या चीज है, ऑफन रिप्रेजेंटिंग रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, यहां से पता चल गया कि रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज ही है। दूसरी बात हमने क्या की थी कि उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। अब इसको जरा ऊपर लेकर जाएं, l पावर 1 है तो 1 - 1 हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा l पावर 0। इट्स मीन यहां से हमारे पास ये वाली चीज आ गई है, यही लिखा था ना हमने l पावर 0। ये रफ वर्क है, आपके आंसर में ये इंक्लूड नहीं होगा, जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है,
इसको एन से डिनोट किया जाता है। ये तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे कि एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, फिजिकल एग्जांपल्स लेकर देखेंगे। यहां पर हमने इतना देखना है कि इसकी डेफिनेशन और फार्मूला क्या है। बाय डेफिनेशन जिसका फार्मूला बनता है वो ये है, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को अगर डिवाइड किया जाए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पर, तो वहां से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मिल जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम c से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को v से डिनोट करते हैं। अब यहां पर देखें तो ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है। इट्स मीन यहां पर भी रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज है स्पीड। सिंस बोथ c एंड v हैव सेम डायमेंशंस, तो इसका मतलब है c और v के डायमेंशन सेम होंगे। बिकॉज ये दोनों स्पीड्स हैं तो स्पीड के डायमेंशन L⁻⁻1 होते हैं। अगर अब यहां पर भी हम थोड़ा सा रफ वर्क करें तो इस तरह से बनेगा L⁻⁻1 डिवाइडेड बाय L⁻⁻1। अब ये L नीचे से ऊपर जाएगा तो L⁻⁻1 हो जाएगा, वो 1 - 1 क्या हो जाएगा, L⁻0। सिमिलरली ये T⁻⁻1 ऊपर जाएगा, T⁻+1 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, T⁻ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए L⁻0 T⁻0 डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हमने इसी तरह डिफाइन किया था ना कि उसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो इस फॉर्म में आता है। तो ये L⁻0 T⁻0 यहां से प्रूव हो गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सिंस बोथ c एंड v हैव सेम डायमेंशंस L⁻⁻1, क्योंकि c और v दोनों की डायमेंशंस यही है L⁻⁻1, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब आपको ये वाली डेफिनेशन भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, स्ट्रेन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी ही है। डेट हैज नो फिजिकल डायमेंशंस, भाई फिजिकल डायमेंशंस नहीं है। यहां से अगर L⁻0 आप लें तो वो 1 हो जाएगा। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज m⁻0 L⁻0 T⁻0। यहां पर आपने देख लिया इसका L⁻0 था, इसका L⁻0 T⁻0। सच क्वांटिटीज आर प्योर नंबर्स, ऐसी क्वांटिटीज क्या होती हैं, प्योर नंबर्स है। जाहिर है जब L ओवर L करेंगे, लेंथ ओवर लेंथ, तो मीटर जो यूनिट है वो तो कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, नंबर बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है सच क्वांटिटीज आर प्योर नंबर्स ऑफन रिप्रेजेंटिंग रेशियोज ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पर भी लेंथ था, यहाँ पर भी लेंथ था। इससे हमें पता चल गया कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज की रेशियोज हैं और मैथमेटिकल फंक्शंस और कुछ केसेस में मैथमेटिकल फंक्शंस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1.10 का कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1.11। तो क्वेश्चन नंबर 1.11 की स्टेटमेंट क्या है, अ स्टूडेंट यूजेस अ स्क्रू गेज टू डिटरमिन द थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर। देखिए एक स्टूडेंट स्क्रू गेज को यूज करते हुए एक पेपर की थिकनेस को मेजर करता है। द स्टूडेंट फोल्ड्स द पेपर 3 टाइम्स। देखिए वो पेपर को 3 टाइम्स फोल्ड करता है। किस तरीके से, ये एक उसके पास पेपर है, एक मरतबा वो उसको इस तरह फोल्ड करता है, इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर वो इस तरह फोल्ड करता है सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम वो उसको इस तरह फोल्ड करता है, ये 3 टाइम्स उसको फोल्ड करता है। एंड मेजर्स द टोटल थिकनेस ऑफ द फोल्डेड शीट, और इस फोल्डेड शीट की जो टोटल थिकनेस है उसको मेजर करता है स्क्रू गेज को यूज करते हुए। Assume that, फर्ज करें कि there is no zero error in the screw gauge, स्क्रू गेज में कोई जीरो एरर नहीं है। The reading of the screw gauge is shown in figure, यानी स्क्रू गेज में इसको प्लेस करने के बाद एनविल और स्पिंडल के दरमियान जो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की अलाइनमेंट है वो कुछ इस तरह से आ रही है। तो यहां से हमने रीडिंग नोट करनी है। कहता है फाइंड द थिकनेस ऑफ द शीट, कि ये जो एक शीट है ये वाली, इसकी आपने थिकनेस फाइंड करनी है। यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ी सी समझने की जरूरत है। देखें स्टूडेंट ने कितनी टाइम फोल्ड किए, पहले यूं फोल्ड किया तो ये कितने हो गए, 2। अब जब इसको सेकंड टाइम फोल्ड किया ये कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। फिर जब दोबारा इसको इस तरह फोल्ड किया ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। इसका मतलब है कि टोटल 8 लेयर्स हो जाएंगी। तो जो हम रीडिंग यहां से नोट करेंगे उसको हम 8 पर डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा कि हमें थिकनेस ऑफ द शीट मिल जाएगी। अब जाहिर है इस क्वेश्चन में भी हमने रीडिंग नोट करनी है स्क्रू गेज से, तो आंसर वाले सेक्शन में हम 1-2 लाइंस छोड़ देंगे, बाद में आंसर लिखेंगे, जिस तरह पहले हम 2 क्वेश्चंस में करते रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन से इसका स्टार्ट लेंगे किस तरह से। देखिए सबसे पहले हमने यहां से रीडिंग नोट करनी है कि क्या रीडिंग है इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से। तो सबसे पहले आपने क्या रीड करना होता है, मेन स्केल को। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर, यानी फिगर से हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम फिगर
मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग हम सबसे पहले नोट करेंगे और वो हमारे पास क्या आ रही है फिगर में। यहां से अगर आप देखें तो पहले ये जीरो वाली लाइन ऊपर की तरफ थी, यानी जो पिछला क्वेश्चन था स्क्रू गेज वाला, और ये जो 0.5 वाली लाइन थी वो नीचे की तरफ थी। बट इस मर्तबा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई है। वो क्या है कि ये लाइन जीरो वाली नीचे है, देन 1 मिलीमीटर वाली भी नीचे है, और 0.5 मिलीमीटर वाली लाइन ऊपर की तरफ कर दी गई है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने डायग्राम को देखना है। देखिए 0 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर, ये वाली लाइन इन दोनों को दरमियान से कट कर रही है, तो ये 0.5 मिलीमीटर वाली होगी। तो यहां पर मेन स्केल पर आपके सामने जो रीडिंग आ रही है वो क्या है, 0 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर रीडिंग आ रही है हमारे पास। तो क्या लिख देंगे 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट थिंग हमने क्या नोट करनी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो यहां पर लिखते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब वहां से हमने सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे नोट करनी है, देखना है कि कौन सी सर्कुलर स्केल की डिवीजन डेटम लाइन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो अगर आप यहां से देखिए तो 25 लाइन है ये, और ऊपर 26 लाइन डेटम लाइन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। अगर आप अपनी बुक पर देखें तो वहां पर भी आपको 26 नंबर लाइन ही मिलेगी। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 26, यानी 26 नंबर डिवीजन यहां पर कोइंसाइड कर रही है डेटम लाइन के साथ। नेक्स्ट थिंग हमने क्या लिखनी होती है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का अभी हम पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, वो क्या है 0.01 मिलीमीटर। अब इसके बाद हमने क्या लिखना है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग लिखनी है, जैसे पहले लिखते रहे हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस, साथ क्या प्लस करना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो यहां से हम क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग को पुट करेंगे जो कि है 1 मिलीमीटर, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है 26 नंबर डिवीजन डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही थी, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, तो 0.01 मिलीमीटर। अब यहां से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 मिलीमीटर प्लस 26 को 0.01 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आता है 0.26 मिलीमीटर, और इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 1.26 मिलीमीटर। अब यहां पर क्वेश्चन में खुद बता रहा है कि अज्यूम दैट देयर इज नो जीरो एरर इन द स्क्रू गेज। इसका मतलब है ये जो रीडिंग आई है ये ऑलरेडी करेक्ट रीडिंग है, इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो जीरो एरर इन द स्क्रू गेज। इसलिए यहां पर अब हमने ये सेंटेंस लिख दिया है, सिंस देयर इज नो जीरो एरर इन द स्क्रू गेज, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि स्क्रू गेज में कोई जीरो एरर नहीं है। सो द टोटल थिकनेस ऑफ पेपर फोल्डेड 3 टाइम्स, क्योंकि वो कह रहा था कि 3 टाइम्स इस तरह फोल्ड करके स्क्रू गेज से मेजर किया गया है। तो यानी ये जो हमने थिकनेस कैलकुलेट की, ये टोटल थिकनेस है 3 टाइम्स फोल्डेड पेपर की, वो कितनी आ रही है 1.26 मिलीमीटर। देखिए अब इसमें कितने नंबर ऑफ लेयर्स बनी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो वही हमने लिखना है, फोल्डिंग पेपर 3 टाइम्स क्रिएट्स, कितनी लेयर्स क्रिएट कर रहा है भाई, क्रिएट्स 2 रेज़ टू द पावर 3। 2 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब है, देखिए फर्स्ट टाइम फोल्ड किया, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, ये एक फोल्डिंग हो गई, कितनी लेयर्स बन चुकी हैं, 2 लेयर्स आपके पास बन चुकी हैं। देन नेक्स्ट टाइम भी जब आप फोल्ड करेंगे तो ये एक ये दूसरा, यानी ये 2 ही रहेगा, बट लेयर्स क्या हो जाएंगी 1 2 3 4, यानी 2 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। फिर यहां पर ये एक ये दूसरा, ये फोल्ड करेंगे, ऊपर भी 4 लेयर्स है, नीचे भी 4 लेयर्स है, तो टोटल 8, यानी 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 लेयर्स। बल्कि ये आप खुद भी पेपर को फोल्ड करके जरा चेक करें, अभी अपने पास निकाले पेपर और इसको जरा फोल्ड करके चेक करें, यहां से 1 फोल्डिंग, सेकंड फोल्डिंग, थर्ड फोल्डिंग, कितनी लेयर्स बन गई, ये फर्स्ट लेयर,
सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ये हमारे पास फिफ्थ लेयर और ऊपर इसके ऊपर ये सिक्स्थ लेयर, ये सेवंथ लेयर और ये एट लेयर, यानी 8 लेयर्स हमारे पास टोटल बन चुकी हैं। अब यहां पर एक्चुअली 2⁻³ का मतलब क्या है, ये हमने लिखा क्यों है? देखिए, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, अगेन फोल्ड करेंगे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, फिर फोल्ड करेंगे नीचे वाला एक ऊपर वाला, यानी 2 है। 3 टाइम्स फोल्ड किया तो पावर क्या हो जाएगी? 3। 2⁻³ 8 लेयर्स, यूं भी आप कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट अब हमने हेडिंग लगाई है सिंगल शीट थिकनेस, क्योंकि वो हमसे क्या मांग रहा था? फाइंड द थिकनेस ऑफ द शीट, वो शीट की थिकनेस मान रहा था। तो थिकनेस ऑफ वन शीट आप कैसे फाइंड करेंगे? टोटल मेजर्ड थिकनेस, यानी वो जो फोल्डेड शीट थी, 3 टाइम फोल्डेड शीट, उसकी थिकनेस कितनी थी? 1.26 मिलीमीटर। टोटल मेजर्ड थिकनेस वो हमने ऊपर रखी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेयर्स 8। देखिए 8 लेयर्स थी, जब इसको हम 8 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें सिंगल शीट की थिकनेस मिल जाएगी। यूनिट साथ इसी तरह मिलीमीटर रहेगा, क्योंकि यहां पर मिलीमीटर था। तो थिकनेस ऑफ वन शीट, यहां से अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 0.1575 मिलीमीटर। अब यहां पर आपने देखना यह है कि जो ओरिजिनल मेजरमेंट है वो कितनी है? 1.26 मिलीमीटर। डिवीजन में हमने क्या करना होता है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्रिजर्व करना होता है। तो यहां पर जो हमारे पास मेजरमेंट है वो क्या है? वो एक ही है जस्ट पूरे डिवीजन में, 1.26 मिलीमीटर। तो उसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो जो फाइनल आंसर है उसमें भी कितने होने चाहिए? 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो जब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए तो यहां पर तो 4 हैं, इसलिए इसको इस तरह राउंड ऑफ करें कि इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए। तो इस 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैंने आपको जब रूल्स पढ़ाए थे राउंडिंग ऑफ के, उनमें ये बताया था कि जब आपने 5 को ड्रॉप करना है तो उससे पिछले वाला डिजिट देखना है, अगर वो इवन है तो उसको इसी तरह रखना है, अगर ऑड है तो उसको 1 से इंक्रीज कर देना है। तो यहां पर क्योंकि 7 ऑड है तो इसको हमने 8 कर दिया है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 0.158 मिलीमीटर। और यही आंसर उठाकर हम स्टार्ट में भी लिख देंगे। किस तरह से लिखेंगे? द थिकनेस ऑफ ए सिंगल शीट ऑफ पेपर इज, द थिकनेस ऑफ ए सिंगल शीट ऑफ पेपर is 0.158 मिलीमीटर। ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर और करेक्ट आंसर है। अगर आप इस तरह से कंप्लीट प्रोसीजर करके आएंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। यहां पर ये हमने आंसर की हेडिंग लगाई है, फिर एक्सप्लेनेशन की। आंसर की हेडिंग के नीचे आपने ये सेंटेंस जरूर लिखना है। सबसे पहले जब भी आपने 11th क्लास फिजिक्स के कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक लाइन का आंसर आपने लिखना है, जिसमें आपने एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिखना है। वहां से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि वाकई आपको आंसर आता है। उसके बाद आपने अपने इस आंसर को एक्सप्लेन करना है कि आखिर 0.158 मिलीमीटर आया है तो कैसे आया है। ये सारा प्रोसीजर आप वहां पर लिख देंगे और इसी तरह हेडिंग्स के साथ लिखेंगे, जिस तरह हमने पहले माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग नोट की, उसके बाद नंबर ऑफ लेयर्स के बारे में देखा, फिर सिंगल शीट की थिकनेस, और फिर हमने फाइनली कंक्लूड कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.12। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जो नंबर्स दिए गए हैं इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और इनको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। ए पार्ट में है 0.02055, बी पार्ट में है 4656.5। तो चलिए इनको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी राउंड ऑफ करते हैं। जाहिर है राउंडिंग ऑफ के रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स इनमें कितने हैं ये गिनने के रूल भी पढ़ाए हुए हैं, और कितने रखने हैं, किस तरह ड्रॉप करने हैं, वो भी सारे रूल्स आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। तो उन्हीं रूल्स को अप्लाई करके जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट क्या है? 0.02055। तो यहां पर आपने ऐसे ही नहीं कर देना कि डायरेक्टली आप उसको लिख दें साइंटिफिक नोटेशन में, बल्कि प्रॉपर एक वे से लिखना है। पहले एक सेंटेंस लिखना है, किस तरह से? द नंबर 0.02055 can be expressed in scientific notation as, यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें तो क्या होगा? नोटेशन एज। तो किस तरह से करेंगे? आपने डेसिमल को इस तरह से एडजस्ट करना होता है ताकि डेसिमल की
लेफ्ट साइड पर जस्ट एक ही नॉन जीरो डिजिट बच जाए। तो यहाँ पर डेसिमल को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, इधर से इसको फिराएंगे तो यहाँ से नहीं यहाँ पर ले आएंगे, किस तरह से 2.055 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर में कुछ आएगा। आपने कितनी डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट की हैं, 1 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट की हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या आएगी पावर, -2 आएगी। ये आपको मैंने साइंटिफिक नोटेशन वाले आर्टिकल में बहुत डिटेल में समझाया था कि हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को कन्वर्ट करते क्यों हैं, इसका फायदा क्या है साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को राइट करने का, और उसके साथ साथ किस तरह से करते हैं बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखें तो डेसिमल की लेफ्ट साइड पर एक ही नॉन जीरो डिजिट है 2, इसका मतलब है ये साइंटिफिक नोटेशन में प्रॉपर्ली एक्सप्रेस हो चुका है और 10 की पावर भी साथ आ चुकी है। अब दूसरा काम हमने क्या करना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। देखिए यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले हैं कौन से, 255। देखिए डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। 2 भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये 1 से लेकर 9 के दरमियान आता है, 5 भी सिग्निफिकेंट होगा, नेक्स्ट 5 भी, यानी ये 3 डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट हैं। ये 0 सिग्निफिकेंट है या नहीं, देखिए 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सिग्निफिकेंट, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, जब ये 0 इनके दरमियान है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब है कि ये चारों डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। बट हमें क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, राउंड ऑफ इस तरह से करना है, तो हम कौन सी 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे, यहां से लेकर यहां तक, यानी इस 5 को हमने क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो नीचे हम क्या सेंटेंस लिखेंगे, राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करें। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहां से, देखिए इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो इसके पीछे क्या है, 5। अब 5 को ड्रॉप करने का रूल क्या था कि आपने 5 को ड्रॉप करते वक्त देखना है कि उससे जो पिछला नंबर है जिसको आपने रखना है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो इसी तरह रहेगा, ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर जाएगा। 5 क्या है, ये ऑड है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा। तो किस तरह से राउंड ऑफ होगा, 2.06 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2। अब देखिए उसने 2 ही काम में कहे थे, एक तो नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, यहां पर जस्ट 3 है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और आप अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें। तो ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्रेस कर दिया है, तो ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर बी पार्ट में बिल्कुल हम इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे, सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, द नंबर 4656.5 can be expressed in scientific notation as, can be expressed in scientific notation as, किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे भाई, डेसिमल को इस तरह से शिफ्ट करेंगे ताकि डेसिमल के लेफ्ट साइड पर एक ही नॉन जीरो डिजिट बच जाए, यानी यहां पर 4 के बाद आएगा डेसिमल 4.6565 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर में कुछ आ जाएगा। देखिए आपने डेसिमल को कितनी प्लेसेस शिफ्ट किया है, 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट किया है, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, तो पावर क्या हो जाएगी, +3। ये साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस हो गया। देन उसके बाद क्या करना है, हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो वही सेंटेंस लिखेंगे, राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहां से, जाहिर है हमने ये वाले 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, 6 और 5, यानी इस 5 और इस 6 को हमने क्या करना है, ड्रॉप करना है। जब आप 5 को ड्रॉप करेंगे तो पीछे देखेंगे कि इवन है नंबर या ऑड है, 6 इवन है तो इसलिए इसको नहीं छेड़ा जाएगा, 5 डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब 6 क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो इससे पिछला जो 5 है वो 6 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स भी अटेंड किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमने बहुत ही लेंथी नंबर्स को भी राउंड ऑफ किया था। अगर वो लेक्चर्स आप सुन लेंगे तो यहाँ पर राउंड ऑफ तो बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1.12 का प्रॉपर आंसर। ए पार्ट को भी हमने प्रॉपर सॉल्व किया, बी पार्ट को भी। आपने ऐसे ही डायरेक्ट ये और ये चीज नहीं लिख देनी,
इस चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट होता है जो आप इंग्लिश में अंदर वर्डिंग लिखते हैं। इससे पता चलता है कि वाकई आपको आती है चीज़ और आपको पता है कि हाउ टू प्रेजेंट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फाइनली आज के लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उनमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं जब हमने थ्योरी डिस्कस की थी, और उनमें कुछ क्वेश्चंस न्यू हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन पढ़े हैं, ये ऑल्दो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे, थोड़े कंसेप्चुअल थे, लेकिन इनके हमने 100% एक्यूरेट आंसर्स लिखे हैं और टू द पॉइंट आंसर्स लिखे हैं। अगर आप यही आंसर्स पेपर में लिख कर आएंगे तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है, जस्ट फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। इजाजत दीजिए, अपने फिजिक्स टीचर को मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।